नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से अनाज, दलहन, तिलहन और आलू प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कोरोना संकट के समय लोगों को 8,538 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,273 हुई, 26 की मौत। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 47.4% हुई। और मौसम विभाग ने कहा, चक्रवाती तूफान निसर्ग के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कल से 6 जून तक तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने अनाज, तिलहन, आलू, प्याज और दाल को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से नियामक व्यवस्था उदार होगी और किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा। वहीं एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने देश में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों में परियोजना विकास सेल तथा सचिवों का अधिकार प्राप्त दल बनाने को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र की परिभाषा और मानदंडों में संशोधन संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना 1 जुलाई से लागू होगी। इसके अनुसार सूक्ष्म और सेवा इकाइयां अब 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर की होंगी। उद्यम मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि छोटी इकाई के मामले में निवेश की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर को 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी तरह लघु उद्यमों की निवेश सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। मध्यम श्रेणी के उद्यमों के लिए निवेश की सीमा 50 करोड़ रुपए और टर्नओवर के लिए 250 करोड़ रुपए की होगी। मंत्रालय ने कहा है कि निर्यात को सूक्ष्म, लघु या मध्यम श्रेणी के उद्यमों के टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत लगभग 42 करोड़ गरीब लोगों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि योजना के अंतर्गत 20 करोड़ 62 लाख महिलाओं के जनधन खाते में दूसरी किस्त के रूप में 10,353 करोड़ रुपए डाले गए हैं। भवन निर्माण में लगे 2 करोड़ 3 लाख कामगारों को 4,312 करोड़ 82 लाख रुपए वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अप्रैल माह के लिए 101 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न लिया गया। इनमें से 36.93 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न 73 करोड़ 86 लाख लाभार्थियों को वितरित किया गया। मई माह में करीब 6 करोड़ लोगों को लगभग 33 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया। जून माह में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 7 करोड़ 16 लाख लाभार्थियों को 3,58,000 मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया। 5,06,000 मैट्रिक टन दालें भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई हैं। इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सिलेंडर बुक किए गए। इस योजना के अंतर्गत अब तक 8 करोड़ 58 लाख सिलेंडर लाभार्थियों को मुफ्त दिए जा चुके हैं। कर्मचारी भविष्य निधि खातों से करीब 16 लाख लोगों ने 47 करोड़ 25 लाख रुपए की न वापस किए जाने वाली धनराशि निकाली। चालू वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत 48 करोड़ 13 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। इसके अलावा बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए राज्यों को करीब 29,000 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। दिवाकर के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना संकट के समय लोगों को 8,538 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई। आज स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद में मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की अवधि में राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्वारंटीन केंद्र में रह रहे एक व्यक्ति पर 5,300 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 1 करोड़ 62 लाख लोगों को, जिसमें 1 करोड़ 41 लाख राशन कार्ड धारी हैं और 21 लाख जिनको चिन्हित किया गया कि जिनको राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को 1,000 रुपया दिया जा चुका है। 85 लाख पेंशनधारियों को 3 महीने का पेंशन अतिरिक्त दे करके 1,017 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। शिक्षा विभाग के द्वारा
छात्रवृत्ति, साइकिल योजना, पोशाक योजना इत्यादि योजनाओं के अंतर्गत कुल मिलाकर के 3,261 करोड़ रुपए की राशि खातों में दी गई है। श्री कुमार ने कहा कि दूसरे राज्यों से बिहार लौटे लोगों को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी उद्योग और व्यापार को आसान बनाने के उपाय सुझाएगी। श्री कुमार ने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए विशेष कोष बनाया गया है, जिसमें 180 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। कोरोना के प्रति जागरूकता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को सचेत और सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से कोरोना के लक्षण मिलने पर तत्काल नजदीकी चिकित्सा केंद्र जाने और नहीं घबराने की अपील की। श्री कुमार ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। वंदे भारत मिशन के तहत आज 268 अप्रवासी भारतीय सऊदी अरब के जद्दाह और मॉस्को से गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। इनमें 240 बिहार के और 28 झारखंड से हैं। झारखंड के यात्रियों को सड़क मार्ग से उनके राज्य भेज दिया गया है। वहीं बिहार के लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 7 दिनों के लिए क्वारंटीन के लिए होटल भेजा गया। इस बीच मस्कट से आए 142 व्यक्तियों को क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद अपने घर भेज दिया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला अब कम हो रहा है। आज 6 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से 9,900 लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहे हैं। वहीं कल 9 ट्रेनें राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगी। इनमें से 5 ट्रेन तमिलनाडु, जबकि केरल और कर्नाटक से 2-2 ट्रेनें आ रही हैं। इनसे लगभग 15,000 लोग वापस लौट रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया। इसे मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के कारण घर में रहने को मजबूर विद्यार्थियों को अभिभावकों और शिक्षकों की मदद से सार्थक शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न करना है। श्री निशंक ने कहा कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसे सोशल मीडिया उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये कैलेंडर मोबाइल फोन या वॉइस कॉल के जरिए उनका तथा उनके अभिभावकों का मार्गदर्शन करने के लिए अध्यापकों को दिशा निर्देश देगा। श्री निशंक ने बताया कि इस कैलेंडर से दिव्यांगों सहित सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इसमें ऑडियो बुक, रेडियो प्रोग्राम तथा वीडियो प्रोग्राम के लिंक शामिल होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 177 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,273 हो गई है। आज सबसे अधिक खगड़िया से 84 मामले सामने आए हैं। सीतामढ़ी से 14, समस्तीपुर से 10, दरभंगा से 8, कटिहार और मुजफ्फरपुर से 6, कैमूर और लखीसराय से 5, अररिया, भागलपुर, नवादा और सहरसा से 4, सारण, बक्सर और शेखपुरा से 3, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा, पटना और सिवान से 2 तथा बेगूसराय, जमुई, किशनगंज और शिवहर से 1 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। नवादा जिले के एक व्यक्ति की मौत के बाद उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नवादा के सिविल सर्जन विमल प्रसाद ने बताया कि यह व्यक्ति हरियाणा से आया था। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक जो मामले पॉजिटिव आए हैं उसमें 3,137 प्रवासी कामगारों के हैं। सबसे अधिक महाराष्ट्र से लौटे 733 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दिल्ली से लौटे 729 और गुजरात से लौटे 480 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 222 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,025 हो गई है। श्री सिंह ने बताया कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 47.4% हो गई है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि होम क्वारंटीन में रह रहे 4,08,000 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसमें 166 लोगों में सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ की शिकायत मिली है। इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,07,615 हो गई है। इनमें से अब तक 1,03,003 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 5,815 लोगों की मौत हुई है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.31% हो गई है। वहीं मृत्यु दर घटकर 2.80% हो गई है।
नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने कहा है कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। ठीक होने की दर है वो लगभग जो है 90% तो अपने आप ही बिना दवा के हो जाता है। 5-7% लोगों में ऑक्सीजन देने के बाद हल्का लंग्स में इंफेक्शन निमोनिया हो जाता है, उससे हो जाता है। 3% के करीब व्यक्ति जो कि खासतौर से बड़े बुजुर्ग हैं या जिनमें पहले से कई बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज है, गुर्दे की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, उन लोगों को जब हो जाता है तो उनमें मृत्यु दर काफी है। तो इसीलिए देर सवेर देखिए 97% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन ने लोगों से घर में रहने की अपील की है और कहा कि स्वयं घर में रहकर लोगों को सुरक्षित रखने में आप योगदान दे सकते हैं। ये बेशक हम सब के लिए एक बहुत ही कठिन और मुश्किल समय है और ये हिंदुस्तानियों की खासियत है कि कोई मुश्किल आती है तो हम सब साथ खड़े रहते हैं। पर इस वक्त साथ खड़े रहने का मतलब है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन खबरों को गलत बताया है जिसमें कहा गया है कि लगातार 50 से 60 दिनों तक अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल से त्वचा रोग और कैंसर हो सकता है। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने एक ट्वीट में कहा कि यह सूचना गलत है। PIB ने बताया कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर के उपयोग की सलाह दी जाती है। खगड़िया में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी गई है। लॉकडाउन के कारण दरभंगा में फंसे नेपाल के 9 नागरिकों को रक्सौल से विशेष वाहन से उनके देश वापस भेजा गया। गया जिले में कोविड-19 के प्रति जागरूकता को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने 4 विशेष जागरूकता वाहन को रवाना किया। रोहतास जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी क्वारंटीन केंद्रों को बंद कर दिया गया है। इन केंद्रों में रह रहे लोगों की 14 दिन की क्वारंटीन की अवधि पूरी होने और नए लोगों के नहीं आने को देखते हुए ये फैसला किया गया। बक्सर जिले में आम लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। शेखपुरा जिले में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत मास्क निर्माण केंद्र की शुरुआत की गई है। इस केंद्र में स्थानीय महिलाओं द्वारा मास्क का निर्माण शुरू कर दिया गया है। दरभंगा से लोकमान्य टर्मिनल मुंबई के बीच चलने वाली पवन एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन आज से शुरू हो गया है। प्रख्यात समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को आज उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जॉर्ज फर्नांडिस की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया। पटना के नेक संवाद भवन में इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि समाजवादी नेता की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। चक्रवाती तूफान निसर्ग के प्रभाव से प्रदेश में कल से 6 जून तक तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के उत्तर पूर्व और पश्चिमी हिस्सों में तूफान के साथ बारिश हो सकती है। सबसे अधिक अरवल, जहानाबाद, सिवान, छपरा, बक्सर, भोजपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिले प्रभावित होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से अनाज, दलहन, तिलहन और आलू प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कोरोना संकट के समय लोगों को 8,538 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,273 हुई, 26 की मौत। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 47.4% हुई। और मौसम विभाग ने कहा, चक्रवाती तूफान निसर्ग के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कल से 6 जून तक तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।